नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, हमारे पास घर में अगर इंपॉर्टेंट जेवरात है, गहने हैं या फिर कुछ पेपर्स है, वो हम अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम बैंक लॉकर्स का सहारा लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक के लॉकर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ अपने गहने सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर बैंक ने ही आपके अब्सेंटी में आपका लॉकर तोड़ा और किसी और को दिया तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ये केस को देख के बहुत ज्यादा बैंकों के ऊपर नाराज होते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लॉकर रिलेटेड गाइडलाइंस बैंकों के लिए जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आरबीआई के डायरेक्शंस आने के पहले अपनी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बैंकों को बोलते हुए नजर आए। तो आइए जानते हैं कि ये केस एग्जैक्टली क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से गाइडलाइंस इशू करे हुए हैं। तो ये केस हुआ था अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अमिताभ दास गुप्ता जी है, उनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर था और ये लॉकर उनके माताजी ने 1950 में मतलब 1950 में लिया था। ये लॉकर का नंबर था A222 और ये लॉकर ओपन हुआ था कोलकाता ब्रांच जो देशप्रिया पार्क एरिया में है, वहां पे ये लॉकर ओपन हुआ था। 1970 में उनकी जो माताजी है उन्होंने अमिताभ जी को अपने साथ जॉइंट होल्डर बना दिया था। 1995 में 27 में 1995 में अमिताभ जी जो है वो बैंक के विजिट करने गए थे। उनको बैंक का लॉकर ऑपरेट करना था, मतलब लॉकर खोल के देखना था और साथ ही साथ उन्हें लॉकर रेंट बैंक को डिपॉजिट करना था। लेकिन बैंक ने उन्हें तब बोला कि आपका लॉकर जो है वो हमने तोड़ दिया है क्योंकि आपने हमारा रेंट नहीं भरा, इसलिए हमने 22 सितंबर 1994 को ही आपका लॉकर तोड़ दिया है। आपका रेंट जो बाकी था वो 1993 और 1994 ये एक साल का रेंट आपने नहीं भरा है, इसलिए हमने आपका लॉकर तोड़ दिया है और ये लॉकर जो है वो हमने किसी और कस्टमर को दे दिया है। अमिताभ जी ये बात सुन के हक्का बक्का रह गए। अमिताभ जी बोले बैंक को कि आपने ये जो एक्शन लिया है ये हमें इलीगल नजर आ रहा है, आपने इलीगल काम कर दिया है क्योंकि हमने आपके जो लॉकर रेंट है वो ऑलरेडी भर दिए हैं। 1994 से लेके 1995 तक के हमने रेंट आपको भर दिया है। 30 जुलाई 1994 को ही उन्होंने रेंट भर दिया था। तो उसके बाद बैंक जो है उन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली थी। बैंक ने बोला हमने गलती से आपका लॉकर तोड़ा था और आपके कोई भी हमारे पास रेंट पेंडिंग नहीं है, आपने सारा रेंट भर दिया है, हम आपसे माफी मांगते हैं, ऐसा भी बैंक ने अमिताभ जी को बोला। लेकिन अमिताभ जी का मेन मुद्दा यह था कि वो अपने लॉकर के जो कंटेंट्स थे वो कलेक्ट करने गए थे क्योंकि लॉकर में उनके 7 अलग अलग टाइप के गहने थे। लेकिन अमिताभ जी ने जब लॉकर ओपन किया तो उनके पास बैंक के पास उनके सिर्फ 2 गहने मौजूद थे। एक थे बैंगल्स थे और दूसरे उनके पास थे कान के जो पुस्सा रहते हैं वो उनके पास थे। तो ये 2 ही ज्वेलरी उनके पास थे, बाकी उनके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थे। मतलब इसी के कारण अमिताभ जी जो है उन्होंने कंज्यूमर फोरम का सहारा लिया था। बैंक ने उनके साथ में से सिर्फ 2 ही ज्वेलरी लौटा दिए थे, वो ऐसे इन्वोलप में लौटा दिए थे जो इन्वोलप सील्ड भी नहीं था। तो बट ऑब्वियस है अमिताभ जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम गए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने अमिताभ जी का केस एडमिट किया और बोल दिया था कि बैंक जो है उनको 3 लाख रुपए का जुर्माना देगी और साथ ही साथ उनको 50,000 रुपए का जो भी उनको मेंटल ट्रॉमा में से गुजरे, हैरासमेंट हुआ है उनका, उसके लिए उनको जुर्माना करके पे करेगी। ऐसा डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दे दिया था। लेकिन उसके बाद ये जो केस है ये गया था स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन ने जो बैंक के ऊपर जो जुर्माना लगाया हुआ था 50,000 का, वो कम करते हुए 30,000 का जुर्माना लगाया। स्टेट कमीशन ने ऐसा भी बोला कि ये जो 3 लाख की बात करी है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने वो हम एडमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा काम जो है उसमें हम कोई गवाही नहीं ले पाते, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होते। हमारा सिर्फ काम क्या है कि हम सिर्फ समरी ट्रायल लेते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ये जो केस जो है ये सिविल कोर्ट के पास जाना चाहिए ऐसा बोला था। मतलब स्टेट कंज्यूमर फोरम ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का ऑर्डर खारिज किया था और 30,000 रुपए का एक जुर्माना बैंक के ऊपर लगाया था। फिर ये केस नेशनल कमीशन के पास गया।
नेशनल कमीशन ने भी स्टेट कमीशन का ही ऑर्डर कंटिन्यू किया और इसी के बाद ये केस आ गया था सुप्रीम कोर्ट। तो जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आइए जानते सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन सामने रखे थे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि अपने देश में लॉकर मैनेजमेंट जो है वो इनएडिक्वेट हुआ है और मडल्ड हुआ है, मतलब अव्यवस्थित हुआ है। बैंक जो है अपने प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं। अपने देश में लॉकर रिलेटेड रूल्स की कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब हर बैंक अपने हिसाब से कायदे बना रही है। कितना बजे तक लॉकर रूम खुला रहेगा, लॉकर के नियम क्या क्या होंगे, कौन कौन अंदर जा सकता है, वहां पे सुरक्षा कैसी बरतनी जानी चाहिए, हर बैंक का अपना नियम है। सारे बैंकों के नियमों में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि अपने देश में आरबीआई जो है उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन देने चाहिए, प्रॉपर कायदे बनाने चाहिए कि जिसके तहत सारे बैंक जो है लॉकर रिलेटेड प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से बैंक के अपने रूल बना के लॉकर के कामें करे। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट और नाराज हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले कि बैंक जो है वो कंज्यूमर फोरम में अपने बयान देने लग गए। बैंक ये बात भूल ही गए थे कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी लगती है, उनका भी कोई देना लगता है कंज्यूमर्स को, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा नहीं बरती थी, उन्होंने कंज्यूमर के लॉकर की केयर नहीं ली थी। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट बोले कि हम ये देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और हम ये जो केस हुआ है बैंक वर्सेस लॉकर होल्डर, ये केस हम ऐसे ही विफल नहीं होने देंगे। अब हम इसके रिलेटेड अपने गाइडलाइंस बनाएंगे। कस्टमर्स कभी भी हेल्पलेस नहीं होने चाहिए। बैंक अपनी गलतियां करते रहेगा और कस्टमर्स हेल्पलेस रहेंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट मानने वाले नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करे हैं। तो आइए जानते हैं कि लॉकर से रिलेटेड सारे देश के बैंकों को कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि सारे बैंकों को लॉकर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और लॉकर की रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। लॉकर की जो चाबियां होती है उनका भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ लॉकर्स कितने हैं, किसको दिया है लॉकर, कौन से नंबर का लॉकर किसको दिया है, कौन से तारीख से कौन से तारीख तक दिया है, ये रजिस्टर, साथ ही साथ चाबियों का रजिस्टर, चाबियां कितनी है, कौन सी चाबी कहाँ है, ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। लॉकर रजिस्टर जो है वो घड़ी घड़ी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि अगर अलॉटमेंट में चेंज हुआ, मतलब ए नाम का आदमी अगर 112 नंबर का लॉकर यूज करा है, तो अगर वो बी नाम के आदमी को दिया तो लॉकर रजिस्टर में एंट्री करनी बहुत जरूरी है। लॉकर रजिस्टर में बी का नाम लिखना चाहिए, कौन से तारीख से बी को ये लॉकर दिया गया है, और बी को लॉकर दिया गया है तो ए का सारा सामान खाली करा था ना, ए को सारा सामान लौटा दिया था ना, उसकी सिग्नेचर ली थी ना, ये सारी चीजें बैंकों को ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक जो है ओरिजिनल लॉकर होल्डर को बताएगी अगर आपने अलॉटमेंट चेंज किया तो, और साथ ही साथ उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि उनको सारा सामान खाली करने का मौका दे। मतलब ए का लॉकर अगर बी को दिया गया तो ए को पूरी समय दिया जाएगा कि वो अपना सारा सामान खाली करे। उनको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका लॉकर जो है हम बी को देने वाले हैं। ए सारा सामान खाली करेगा, साइन करेगा, तभी ऐसा होगा। बैंक जो है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं, तो बैंकों को डिजिटल लेजर बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ बैंक का जो कस्टोडियन रहेगा उनको भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, मतलब लॉकर्स का एक्सेस किसने किया, साथ ही साथ कौन से पार्टीज है जिन्होंने लॉकर का एक्सेस किया, कौन से दिन आए थे, कौन से समय आए थे, ये सारी बातें उन्होंने लिखनी है। कब ओपन हुआ था लॉकर, कब क्लोज हुआ था। मतलब अगर दो लोग अगर लॉकर यूज कर रहे हैं ज्वाइंट होल्डर से, तो बट ऑब्वियस कस्टोडियन के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ए और बी दोनों भाई है, और दोनों में से अगर ए अगर बैंक में गया तो बी को मालूम ही नहीं गिरेगा। तो कस्टोडियन के पास ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन आया था, लॉकर कितना बजे आया था, कितना बजे वापस गया, सारी जानकारी कस्टोडियन के पास होनी चाहिए। लॉकर कब उगड़ा था, कब खोला था और कब बंद किया था। बैंक एम्प्लॉय जो है उनका भी फर्ज बनता है कि लॉकर जो है वो घड़ी घड़ी चेक करे कि बंद हुए हैं कि नहीं, रेगुलरली वो चेक करते रहे। और अगर बंद नहीं रहा तो लॉकर, अगर आपका कोई भी लॉकर रूम में आपने अगर देखा बैंक के कर्मचारी ने कि लॉकर खुला है, तो उन्होंने इमीडिएटली वो बंद कर देना चाहिए। और लॉकर होल्डर जो है, मतलब जो मालिक है लॉकर का, उसको तुरंत बुलाना चाहिए
और उससे वेरीफाई करवाना चाहिए कि कोई भी उसके जो कंटेंट्स है वो कम तो नहीं हुए है ना। साथ ही साथ जो स्टाफ है बैंक का, उन्होंने घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए कि चाबियां जो है लॉकर की वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं। कई बार क्या होता है चाबियां कहीं भी रख देते हैं बैंक वाले, वो मिलती नहीं है ऐन मौके पे, तो वो चाबी कहीं ऐसा ना हो कोई चोर ना यूज करे। बैंक अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अगर काम करे तो बैंक ने सारे स्टेप्स लेने चाहिए कि कहीं हैकिंग ना हो या फिर सिक्योरिटी का ब्रीच ना हो, लॉकर का कोई हैकिंग ना हो, इसका भी जिम्मेदारी बैंक को है। साथ ही साथ बैंक ने क्या करना चाहिए, कस्टमर का पर्सनल डेटा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अपने देश में ये बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अपना पर्सनल डेटा लोग ले लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल शॉपिंग भी करने जाते हो तो कार्ड आपका, आप कार्ड मारते हो तो आपका नाम पूछता है, कोई भी मॉल में भी गए आपका नाम बताओ सर हम आपको पॉइंट देने वाले, वो पॉइंट के बहाने अपना पर्सनल डेटा ले लेते हैं। ये पर्सनल डेटा जो है बैंक के पास भी होता है, बैंकों के पास। साथ ही साथ बैंकों के पास बायोमेट्रिक डेटा भी होता है, वो बैंक किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगी जब तक जिस आदमी का डेटा है उसकी कॉन्सेंट ना हो, उसकी परमिशन ना हो, तब तक बैंक वो डेटा शेयर नहीं करेगी। ये डेटा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। डेटा से बिजनेस बनते हैं लोगों के, लेकिन बाकियों को बहुत दिक्कत होती है। बैंक जो है उनको पावर है कि वो लॉकर जो है वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो तभी ओपन कर सकते हैं जो अपने देश में कायदे बने हैं और आरबीआई के रेगुलेशन से उसको फॉलो करके ही कर सकते हैं। अगर आप कोई भी लॉकर जो है उसको अगर आप ओपन कर रहे हो तो आप कायदे से करोगे, आप कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करोगे। और ग्रॉस डेफिशिएंसी अगर आती है उसमें, आपने अगर इलीगली लॉकर ओपन किया तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो बैंक की मानी जाएगी एज ए सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आपका लॉकर आपके एब्सेंटी में ओपन किया गया और आपका कुछ चीजें गुम हो गई तो बैंक की जिम्मेदारी इसमें मानी जाएगी, क्योंकि ये इलीगल एक्ट बैंक की तरफ से हुआ है। साथ ही साथ लॉकर होल्डर को बैंक ने नोटिस लिखित देनी चाहिए। अगर बैंक आपका कोई लॉकर अगर ओपन करने वाले भी है तो फिर बैंक ने लॉकर होल्डर को नोटिस देनी चाहिए और तभी लॉकर आपका ओपन किया जाएगा। आपके एब्सेंटी में आप नहीं हो, आप कहीं और गए हो, टूर पे हो, या फिर आप उस शहर में मौजूद नहीं हो, तो बैंक ये बहाना नहीं दे सकती हम आपका लॉकर ओपन कर रहे हैं। बैंक अगर आपके एब्सेंटी में लॉकर ओपन कर रहे हैं तो एक विटनेस भी लगेगा, इंडिपेंडेंट विटनेस, बैंक को आपका लॉकर ओपन करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक आप लॉकर आपके कभी भी मन चाहा नहीं ओपन कर सकते हैं। लॉकर आपके तभी तोड़े जाएंगे जब ऑथराइज ऑफिसर्स रहेंगे और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट विटनेस रहेगा और आपको प्रॉपर नोटिस मिल जाएगी बैंक की तरफ से, तभी आपका लॉकर ओपन किया जाएगा। बैंकों को ऐसा बोला है कि आप सारी इन्वेंटरी, जैसे लॉकर आपका तोड़ा जाता है तो बैंक को सारी इन्वेंटरी, मतलब आपके क्या क्या जेवरात उसमें मिले हैं, वो सारी की लिस्ट बनानी बहुत कंपलसरी है और हर एक चीज की एंट्री उनको सेपरेट लॉकर रजिस्टर में करनी जरूरी है। और लॉकर होल्डर को सारा सामान वापस से लौटाना चाहिए अगर बैंक ने लॉकर किसी का तोड़ा तो। लॉकर होल्डर की सिग्नेचर भी लेनी जरूरी है। जैसे उसका सारा सामान, सारे गहने जेवरात डॉक्यूमेंट वापस करेंगे तब लॉकर होल्डर की सिग्नेचर लेना जरूरी है। ये जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था इसमें बैंक ने डायरेक्टली लॉकर फोड़ दिया था, ना किसी की साइन थी ना कुछ विटनेस था, अपनी मर्जी से उन्होंने लॉकर तोड़ दिया था और किसी और को दिया था और उनके गहने गायब हो चुके थे। बैंक जो है उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसीजर लेनी चाहिए। कोई भी अनऑथोराइज पार्टी जो है वो लॉकर रूम में डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगी। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैसे देख के आपने एंट्री करवानी चाहिए। मतलब मान लो कि ए का लॉकर है तो बी अंदर नहीं जा सकता, ए का आइडेंटिटी उसको दिखाना पड़ेगा तो ए ही अंदर जा सकता है। आईडी प्रूफ चेक करना बहुत जरूरी है। लॉकर जो है इनऑपरेटिव रहा बहुत समय तक के लिए और लॉकर होल्डर अगर बैंक को नहीं मिल रहा है तो बैंक क्या करेंगे, वो लॉकर के कंटेंट जो है, जो भी सारे कंटेंट्स है लॉकर के अंदर के, कोई भी आदमी का अगर लॉकर है बैंक में, बहुत समय तक बैंक नहीं आया, उसने लॉकर का रेंट भी नहीं भरा, अंदर एंट्री भी नहीं करी, लॉकर रजिस्टर में दिख रहा है, 5-7 साल हो गए वो अंदर नहीं एंट्री आ रहा है, तो फिर बैंक का मेन फर्ज क्या होता है कि ये जो लॉकर के कंटेंट है वो सारे के सारे क्या करने चाहिए, वो आदमी के नॉमिनीज को या फिर लीगल एयर्स को देने चाहिए कायदे से। और वो आर्टिकल जो है वो ट्रांसपेरेंटली उन्होंने डिस्पोज करने चाहिए और आरबीआई के जो गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से करने चाहिए। बैंक जो है अपने सारे नेसेसरी स्टेप्स लेगी कि लॉकर फैसिलिटी जो है उसको प्रॉपर सुरक्षा बरतनी चाहिए। जैसे लॉकर रूम है उसके बाहर आदमी खड़ा रहना चाहिए। आपके लॉकर में सेफ्टी की सारी सुरक्षा बैंकों ने बरतनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है।
और लॉकर हायरिंग एग्रीमेंट की कॉपी उन्होंने लॉकर होल्डर को देनी चाहिए। कस्टमर को आपको जब भी लॉकर आपका दिया जाएगा तब आपकी जिम्मेदारियां और सारे फर्क इस सारी की जानकारी कस्टमर्स को देनी चाहिए। बैंक जो है मिनिमम स्टैंडर्ड, ये जो केयर के जो स्टैंडर्ड दिए हैं अभी बैंक बैंक को, ये बैंक को फॉलो करने हैं। बैंक अगर लॉकर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से कोई भी क्लॉज माइनस नहीं कर सकते। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर उन्होंने लेनी चाहिए कस्टमर्स के आर्टिकल्स की, सारे ये जेवरात है, गहने हैं उनकी। अब ये केस का फाइनल जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना बैंक के ऊपर लगाया है और साथ ही साथ उनका जो हैरासमेंट हुआ है कस्टमर का, जो उनका लिटिगेशन एक्सपेंस हुआ है, उसके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। टोटल यूनियन बैंक के ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। ये लॉकर उनका अपसेंटी में फोड़ दिया था बैंक ने, इसलिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये केस के तहत हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करी है, सुप्रीम कोर्ट को लॉकर रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक आरबीआई अपने हिसाब से गाइडलाइंस सारे बैंकों को ना इशू करे। तब तक बैंक अपने हिसाब से मन मर्जी से रूल और कायदे लॉकर के लिए नहीं बना सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।